जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट का वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 2 है। वीडियो नंबर 1 इस बुक का इंट्रोडक्शन था। वीडियो नंबर 2 में चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। अब वीडियो नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज़ इन वीडियोस को जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और कमेंट जरूर करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में इनको शेयर जरूर करें, ताकि हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो महामानव हैं, उनके विचार लोगों तक पहुंच सके और उनके विचारों से हमारे समाज के लोग जागरूक हो सके, और जागरूक होकर वो जो भी उनकी परेशानियां हैं उनको वो दूर कर सके। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस को आप रेगुलरली देख सकें, उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। चैप्टर नंबर 2, द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म लाइक द पाथ टू हेवन एट एनी रेट इन इंडिया इज स्टून्ड विद मैनी डिफिकल्टीज। मतलब सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का जो रास्ता है वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ही डिफिकल्टीज हैं। उसके अंदर इतना आसान नहीं है किसी भी तरह का सामाजिक सुधार करना। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि, एक बार जूम कर लें इसको हम। उसका कारण यह है कि सोशल रिफॉर्म इन इंडिया हैज़ फ्यू फ्रेंड्स एंड मैनी क्रिटिक्स। मतलब समाज सुधार इंडिया के अंदर इसलिए कठिन है क्योंकि समाज सुधार को चाहने वाले लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, उसके फ्रेंड्स तो कम हैं, लेकिन समाज सुधार को के क्रिटिक्स ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप मान लो कि समाज में किसी तरह का सुधार करना चाहते हो तो आपको हेल्प करने वाले लोग तो कम हैं, लेकिन आपको क्रिटिसाइज करने वाले, आपको बुराई करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसी कारण से भारत के अंदर किसी तरह का समाज सुधार इतना आसान काम नहीं है। अब बाबा साहब कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं fall into two distinct class. One class consists of political reformers and other of the socialists. मतलब जो क्रिटिक्स, जो क्रिटिसाइज करते हैं सामाजिक सुधार को, वो दो कैटेगरीज में बांटा है बाबा साहब ने। एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स को के अंदर, और दूसरा सोशलिस्ट में बांटा है। इनके बारे में बाबा साहब ने आगे चल के बात की है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि अगर सोशल एफिशिएंसी नहीं होगी, सामाजिक दक्षता नहीं होगी, तो किसी प्रकार की कोई परमानेंट प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। और अगर हमें परमानेंट प्रोग्रेस चाहिए तो हमें सोशल एफिशिएंसी जरूर बनानी होगी। बिना सोशल एफिशिएंसी की कोई परमानेंट प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और इसीलिए हमें जो हिंदू धर्म के जो इविल कस्टम्स हैं, जो भी गलत चीज़ें हिंदू धर्म की, उसको हटाना जरूरी है, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जो हिंदू धर्म से में जो भी गलत चीज़ें, उनको हटाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो इविल्स हटेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के बनने के साथ साथ में ही एक सोशल कॉन्फ्रेंस नाम का संगठन ही बना। जो कांग्रेस था उसका मेन कंसर्न था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका मेन उद्देश्य था कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। और जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी, उनका मेन कंसर्न था कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो सोशल कंसर्न्स हैं, जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करना। शुरू के अंदर जो कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने साथ साथ काम किया। एक ही पंडाल के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय बाद में जो कांग्रेस है वो तो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म पार्टी बन गई, और जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी वो सोशल रिफॉर्म पार्टी बन गई। और इस तरह से उनमें एक अंतर पैदा हो गया। और अंतर इस हद तक था कि वो दोनों पार्टीज एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। जो पॉलिटिकल रिफॉर्म पार्टी थी वो तो नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, और जो सोशल रिफॉर्म पार्टी थी वो सोशल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती थी। और मतलब एक जो मेन जिस चीज़ पे डिस्कशन होता था वो होता था कि जो सोशल रिफॉर्म है, क्या वो पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले होना चाहिए? मतलब जो सामाजिक सुधार है, क्या वो राजनीतिक सुधार से पहले होना चाहिए? कुछ समय तक तो सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म साथ साथ चल रहे थे, लेकिन और किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म वाली जो चीज़ थी, पार्टी थी जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, उनको मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो गई। जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी वो थोड़ी सी वीक हो गई। और जो सोशल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे, उनको ये लगता था, उनका ये मानना था कि जो मेजॉरिटी ऑफ एजुकेटेड हिंदूज़ हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ एजुकेटेड हिंदूज़ हैं, वो पॉलिटिकल चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पॉलिटिकल एडवांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और सोशल रिफॉर्म के अंदर उनका कोई लेना देना
नहीं है। और एजुकेटेड हिंदूज नॉर्मली सो कॉल्ड अपर कास्ट सवर्ण हिंदू ही थे, और उनको कोई ऑब्वियसली सामाजिक सुधार से कोई लेना देना नहीं था। उनको तो बस ये चाहिए था कि भाई अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाए, उनका मेन उद्देश्य यही था। और इसी कारण से जो कांग्रेस को समर्थक थे वो ज़्यादा थे, और जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी, जो सोशल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, उसके समर्थक काफ़ी कम थे। और इसी कारण से जो पॉलिटिकल विंग और सोशल विंग थी हिंदुओं की, उनमें काफ़ी इंडिफरेंस और एक तरह से हॉस्टिलिटी आ गई थी, और वो हॉस्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। और यहाँ तक बढ़ गई थी कि अगर हम बात करें जो तिलक, मिस्टर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, उनके दौरान तो ये हुआ कि कहाँ तो जो एक ही पंडाल के अंदर कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स हुआ करती थी, वहाँ पर अब इस चीज़ को हटा दिया गया, और मतलब कांग्रेस की अलग कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और कांग्रेस की मीटिंग अलग होने लगी, और सोशल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अलग होने लगी। किसके अंडर हुआ ये? लीडरशिप ऑफ तिलक। मतलब तिलक ने इस तरह से किया कि जो कांग्रेस की मीटिंग है उसको अलग से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, और सोशल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को अलग से करना शुरू कर दिया। मतलब दोनों के पंडाल अलग अलग हो गए, और दोनों में पार्टीज के अंदर एक तरह से एनिमिटी हो गई। और ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई सोशल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर कि अगर सोशल कॉन्फ्रेंस कोई पंडाल लगाती थी तो जो कांग्रेस वाले हैं वो उनको मतलब जला देते उस पंडाल को एक तरह से। तो इस तरह से समय बीतने के साथ ये हुआ कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म पार्टी है, जो कि कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है जिसको, वो जीत गई, और जो सोशल कॉन्फ्रेंस है वो लगभग खत्म सी हो गई और भुला दी गई। तो मतलब यहाँ पर जो शुरू में मतलब जो कांग्रेस बनी थी तो उसमें एक तरह से दो धड़े थे, एक तो पॉलिटिकल वाला, एक सोशल वाला। पॉलिटिकल वाला का ये था कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो होना चाहिए, यानी अंग्रेजों को हटाकर खुद का स्वराज स्थापित करना चाहिए। सोशल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे जो लोग, उनका ये मानना था कि सामाजिक सुधार होने जरूरी हैं। लेकिन समय के अनुसार जो पहले ये एक ही मतलब पार्टी के दो हिस्से थे, वो बाद में टूट के अलग अलग हो गए, और दोनों में हिस्सों में एक तरह से दुश्मनी पैदा हो गई। और समय के साथ हुआ ऐसा कि जो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको वो रह गई, और जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो। और बाबा साहब यहाँ आगे बोलते हैं कि ये WC बनर्जी जो कि प्रेसिडेंट थे 8th सेशन ऑफ कांग्रेस के 1892 के अंदर, उन्होंने मतलब एक स्पीच दी जिसको हम सोशल कॉन्फ्रेंस की मतलब डेथ स्पीच मान सकते हैं। सोशल कॉन्फ्रेंस की एक तरह से मतलब मृत्यु पर दी जाने वाली स्पीच माना जाता है। और इस स्पीच से जो कांग्रेस का जो एटीट्यूड था, कांग्रेस पार्टी का जो एटीट्यूड था समाज सुधार की तरफ, उसको काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। तो ये मिस्टर बनर्जी इस स्पीच में जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि अगर मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म पहले होना चाहिए सोशल रिफॉर्म से, ऐसा वो बोलते हैं। और इस बात के लिए वो कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई सोशल रिफॉर्म होना चाहिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले होना चाहिए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं मानते थे। और वो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि क्या हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि जो हमारी जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा से शादी नहीं होती, या जो हमारी जो लड़कियां हैं वो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है दूसरे देशों के मुकाबले, या फिर हमारी पत्नियां या हमारी जो बच्चियां हैं वो हमारे साथ में हमारे दोस्तों के यहाँ नहीं जाती है। इस तरह के रिफॉर्म करने क्या ज़रूरी हैं, और बिना के इन रिफॉर्म्स के पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, ऐसा वो मिस्टर बनर्जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऐसा वो बोलते हैं। और मतलब काफ़ी हंसते हुए बोलते हैं और काफ़ी सरकास्टिक मजाकिया वे में बोलते हैं कि यार मतलब ये कोई बात हुई क्या कि हमारे विधवाओं की शादी नहीं हो रही, या हमारी लड़कियां हैं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो मतलब इस चीज़ में सुधार पहले करें हम, हैं अंग्रेजों को तो बाद में भगाएं और इस चीज़ में पहले सुधार करें। तो भाई मतलब इस चीज़ में सुधार करेंगे तो ही क्या हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म या अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी। तो मतलब इस तरह से इस चीज़ को काफ़ी मजाकिया अंदाज में मिस्टर बनर्जी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं। तो इस तरह से जो हिंदू पॉलिटिकल रिफॉर्म को मानने वाले लोग मिस्टर बनर्जी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या वो गलत थे, और क्या जो सोशल रिफॉर्म का पॉलिटिकल रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, या सोशल रिफॉर्म का पॉलिटिकल रिफॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बाबा साहब। और इसके लिए वो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। किस चीज़ के लिए एग्जांपल देते हैं? वो इस चीज़ को प्रूव करने के एग्जांपल देते हैं कि सोशल रिफॉर्म मस्ट प्रीसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म, मतलब सामाजिक सुधार होना जरूरी है पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए। और इस चीज़ के लिए वो एग्जांपल देते हैं, आई विल ड्रॉ अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द अनटचेबल फॉर माई फैक्ट्स। और इसके लिए वो बताते हैं कि पेशवाओं के राज के अंदर जो अनटचेबल थे उनको पब्लिक स्ट्रीट्स पर आने का बिल्कुल अलाउ नहीं था, बंदिश थी कि पब्लिक स्ट्रीट्स पर नहीं आ सकते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर हिंदू चल रहे हैं वहाँ पर तो हिंदू उनसे पॉल्यूट हो सकते हैं, उनकी परछाई से, अनटचेबल्स अछूत की परछाई से जो हिंदूज है वो दूषित हो सकते हैं। इस कारण से उनको वहाँ पर अछूतों को सिटी के अंदर आना अलाउ नहीं था और अछूतों को एक काला धागा बांध के रखना पड़ता था अपनी रिस्ट पर या अपनी नेक पर, एज ए साइन और ए मार्क टू प्रिवेंट द हिंदूज फ्रॉम गेटिंग देमसेल्फ। मतलब एक काला धागा बांध के रखना पड़ता था ताकि जो हिंदू है उनको पता लग जाए कि भैया ये अछूत है और इससे दूर रहो। और पूना सिटी के अंदर जो कि कैपिटल थी पेशवाओं की, वहाँ पर अछूतों को अपने साथ में मतलब कमर पर एक झाड़ू लगा के रखनी पड़ती थी ताकि जब वो चल रहे हैं तो उनके पैरों के निशान से वो झाड़ू मिटा दे, ताकि कोई हिंदू उनके पैरों के निशान पर ना चल जाए, क्योंकि अगर उनके पैरों के निशान पर कोई हिंदू चल जाएगा तो वो दूषित हो सकता है। और साथ ही साथ उनको अछूतों को अनटचेबल्स को अपने गले में एक घड़ा डाल अर्दन पॉट एक घड़ा रखना पड़ता था ताकि वो जमीन पे ना थूकें और घड़े के अंदर थूकें, क्योंकि अगर वो जमीन पर थूक देंगे तो उससे मतलब जो हिंदू है अगर उसके पाँव पे पड़ गए उस थूके ऊपर तो पॉल्यूट हो सकता है, दूषित हो सकता है। तो इस जो अछूत थे उनको घड़ा रखना जरूरी था गले के अंदर, पूना सिटी के अंदर, पूना शहर के अंदर जाते थे तब। तो इस तरह से बाबा साहब बता रहे हैं कि कितना मतलब जुल्म किया जाता था अनटचेबल्स के साथ में, अंत्यजों के साथ में, अछूतों के साथ में कितना जुल्म किया जाता था। आगे फिर बाबा साहब एक रिसेंट एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जो ये पूना सिटी वाला और जो घड़े और झाड़ू वाला एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा पेशवाओं के टाइम पर थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल है। तो एक रिसेंट एग्जाम्पल देते हैं और वो कोट करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया 4 जनवरी 1928 को, 4 जनवरी 1928 को के टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि बलाई नाम की एक जाति है जो कि अनटचेबल कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की अनटचेबल कम्युनिटी है बलाई नाम की, और उसके अंदर उस पर एक आर्टिकल आया है और उसके अंदर ये बताया गया है कि जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, कलोताज, राजपूत एंड ब्राह्मण्स इंक्लूडिंग पटेल्स एंड पटवारीज ऑफ विलेज कनारिया, मतलब ये जो गांव है कनारिया नाम का, बिछोली मर्दना नाम का और 15 दूसरे और विलेज जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते थे, उनकी इन जातियों ने, सो कॉल्ड अपर कास्ट राजपूत ब्राह्मण पटेल जातियों ने, इन्होंने क्या किया, बलाई जाति जो कि एक अछूत जाति थी, उनको कहा कि आप लोगों को अगर हमारे गाँव के अंदर यहाँ पर रहना है तो हम आपको ये कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन नियमों को मानना पड़ेगा। इफ़ दे विश टू लिव अमोंग देम, अगर हमारे बीच में रहना तो आपको इन नियमों को मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते इन नियमों को तो आपको हमारे गांव से निकाल दिया जाएगा। और वो नियम क्या थे? वो नियम थे कि जो बलाइज हैं वो गोल्ड लेस बॉर्डर्ड पगड़ी, गाँव में एक्चुअली पगड़ी बांधी जाती है, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली एमपी या राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पगड़ी बांधी जाती है, तो उसमें जो गोल्ड लेस एक येलो कलर का, चमकीले कलर का लेस लगाया जाता है जो कि गोल्ड कलर का होता है, तो उस तरह की पगड़ी बलाई लोग हैं वो नहीं पहनेंगे। दे मस्ट नॉट, और वो धोती ना रंगीन कलर की धोती नहीं पहनेंगे, ऐसी धोती नहीं पहनेंगे जो कि कलर मतलब रंगीन कलर की हो और फैंसी बॉर्डर्स हो, ऐसी धोती वो नहीं पहनेंगे। साथ ही और अगर मतलब कोई भी हिंदू का आदमी मर जाता है तो जो बलाइज हैं उनको उस हिंदू के रिलेटिव्स को जाकर बताना पड़ेगा कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है, चाहे से उसके रिलेटिव कितने ही दूर रह रहे हो, चाहे से बहुत से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रह रहे हो, लेकिन उसको जाके उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया आपके रिलेटिव हैं वो खत्म हो गए हैं। और नेक्स्ट, इन ऑल हिंदू मैरिजेस के अंदर जो बलाई हैं मस्ट प्ले म्यूजिक बिफोर द प्रोसेशन एंड ड्यूरिंग द मैरिज, मतलब जो शादी हो रही है उसके अंदर उनको म्यूजिक बजाना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब वो मना नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बलाई वुमेन मस्ट नॉट वियर गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, दे मस्ट नॉट वियर फैंसी गाउन्स और जैकेट। जो बलाई वुमेन हैं, बलाई समाज की औरतें हैं, वो मतलब गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के जेवर नहीं पहन सकती, और फैंसी गाउन्स मतलब सुंदर कपड़े एक तरह से नहीं पहन सकती। और नेक्स्ट है, बलाई वुमेन मस्ट अटेंड ऑल केसेस ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ हिंदू वुमेन, मतलब अगर कोई हिंदू औरत है वो मतलब बच्चे को जन्म देने वाली है, प्रसव अवस्था, कन्फाइनमेंट का मतलब यहाँ वो है कि जब कोई महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में उसको मतलब एक तरह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, अंदर ही रखा जाता है।
तो उस दौरान बलाई वुमेन को, उस हिंदू वुमेन को अटेंड करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, एक तरह से वो उसके करनी ही पड़ेगी, मस्ट। नेक्स्ट है बलाइज मस्ट रेंडर सर्विसेज विदाउट डिमांडिंग रिम्यूनरेशन, मस्ट एक्सेप्ट वट एवर हिंदू, मतलब बलाइज को अपनी सर्विसेज, हिंदू जो ऊंची जातियां हैं उनको अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी, है ना, चाहे से वो उनके शादियों में म्यूजिक बजाना हो गया हो, या उनके किसी दूर के रिश्तेदार को कोई मैसेज देना हो, या और कोई सर्विसेज वो देनी पड़ेगी बिना किसी मतलब मेहनताने के, मतलब वो कोई मेहनताना नहीं मांग सकते, और हिंदू की जो इच्छा होगी वो जो देगा वही उसको मानना पड़ेगा। आगे 8 पॉइंट में है, अगर जो बलाइज हैं वो इन कंडीशंस को नहीं मानते, इन रूल्स को नहीं मानते हैं, तो वो गांवों को खाली कर दें, उन गांवों को जो ऊपर बताए गए उनको खाली कर दे और वहां से वो निकल। लेकिन हुआ ये कि जो बलाइज हैं उन्होंने इन रूल्स को मानने से बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं मान रहे इन नियमों को। और जब उन्होंने इन नियमों को मानने से मना कर दिया तो जो ऊंची जाति के हिंदू थे उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और एक्शन किस तरह से लिया, उनको मतलब गांव के जो कुएं हैं वहां से पानी लेने से उनको मना कर दिया, और उनके दे वर नॉट अलाउड टू लेट, और उनकी जो गाय भैंसे वगैरह जो कैटल थी उनको चरने से मना कर दिया। और बलाइज को साथ में ये मना कर दिया कि किसी हिंदू जाति के खेत से वो निकल नहीं सकते। अब अगर किसी बलाई का खेत चारों तरफ से हिंदुओं के खेत से घिरा हुआ है तो वो अपने खेत तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब कितनी अजीब बात है कि भाई किसी ऊंची जाति के हिंदुओं के खेत से निकलने से मना कर दिया, तो अगर कोई बलाई है जिसका खेत अगर हिंदुओं के खेतों के बीचों बीच है तो वो तो अपने खुद के खेत में ही नहीं जा पाएगा। द हिंदूज आल्सो लेट द कैटल ग्रेज डाउन द फील्ड, और मतलब हिंदू खुद हैं वो तो अपने ऊंची जाति के जो हिंदू हैं वो अपने मवेशियों को, अपने कैटल को बलाइज की खेत में चरा सकते हैं, लेकिन जो बलाइज हैं वो मतलब अपने कैटल को, अपने जो मवेशी हैं उनको, अपने जो भी गाय भैंस जो भी हैं उनको हिंदुओं की खेत में नहीं चरा सकते। तो इसके विरोध में जो बलाइज हैं उन्होंने एक पेटिशन दायर की दरबार के अंदर। दरबार मतलब जो भी उस वक्त जो भी वहाँ का राजा होगा, महाराजा होगा, उसके दरबार में ये पेटिशन की कि भाई उनके खिलाफ इस तरह का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनके साथ में इस तरह की मतलब चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्योंकि उनकी वहाँ दरबार में बिल्कुल समय से कोई सुनवाई नहीं हुई और उनका जो शोषण था वो चलता रहा, इस कारण से बहुत सारे बलाइज को गाँव को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब गाँव को छोड़ना पड़ा अपने पत्नी और बच्चों के साथ में, वो अपने घर जिसमें उनके पुरखे काफ़ी सैकड़ों सालों से रह रहे थे, काफ़ी जनरेशन से रह रहे थे, उनको वो घर उनका छोड़ना पड़ा और छोड़कर नियर बाई स्टेट्स, नियर बाई विलेजेस में वहाँ पर उनको जाना पड़ा। तो यहाँ पर खैर मैं बलाई जो समाज है उसकी काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो गलत नियम जो उन पर इम्पोज किए जा रहे थे उनका विरोध किया और वहाँ उन्होंने गाँवों को छोड़ना चूज किया बजाय कि उनके गलत नियमों का पालन करने का माना। मतलब ये भी एक बहादुरी की बात है कि जो बलाई समाज हैं उन्होंने मतलब उन गलत नियमों को, हिंदू अपर कास्ट के गलत नियमों को जो उन पर इम्पोज किया था उनको नहीं माना और इसके बजाय उन्होंने गाँवों को छोड़ना प्रेफर किया। और इस तरह से वो अपने नए गांव, नई जगह वहां पर चले गए। लेकिन वहां भी क्या उनके साथ में भेदभाव हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं, कविता नाम की एक जगह है गुजरात के अंदर, जिसमें बाबा साहब बोलते हैं कि वहाँ के हिंदुओं ने कविता नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ के अछूतों को, अनटचेबल्स को ये कहा कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना भेजें, जहाँ पर उनके बच्चे अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उन सरकारी स्कूलों में वो अपने बच्चों को ना भेजें। एक और आगे एग्जाम्पल देते हैं, एक जानू नाम का विलेज है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। उसमें नवंबर 1935 के अंदर कुछ अछूत समाज के, मतलब कुछ दलित समाज के, अछूत समाज के जो वुमेन थी वो पानी लेके जा रही थी मेटल पॉट्स के अंदर। मतलब जो घड़े हैं, जो मेटल के जो पॉट्स हैं, ठीक है, उन घड़ों के अंदर अछूत जाति की कुछ महिलाएं पानी लेके जा रही थी। तो हिंदुओं ने जब देखा कि यार ये अछूत जाति की महिलाएं मेटल पोट्स, मतलब मिट्टी की घड़े की जगह मेटल के पोट घड़े को यूज कर रही हैं, तो वो उनको गुस्सा आ गया और मेटल का घड़ा यूज करने के लिए उन्होंने असोल्टेड द अनटचेबल वुमेन, है ना, मतलब उन महिलाओं को मतलब असोल्ट किया, उनकी मतलब एक तरह से मान लो मटका तोड़ दिया या उनके साथ में बदसलूकी की, इस तरह की चीज़ें उन्होंने की सिर्फ इसलिए कि जो वो अनटचेबल कास्ट की वुमेन थी और वो मेटल पोट, मिट्टी के घड़े की जगह मेटल का घड़ा यूज कर रही थी, इसलिए उनके साथ में भेदभाव किया गया। और एक और एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब
कि विलेज चकवाड़ा नाम का एक विलेज है जयपुर स्टेट के अंदर। तो उसमें हुआ क्या, एक अनटचेबल बंदा था जो कि कोई तीर्थ यात्रा करके आया था। तो तीर्थ यात्रा करने के बाद में उसने एक डिनर आयोजित किया, मतलब कोई जिसे मतलब तीर्थ यात्रा करके आते हैं उसके बाद में खाना वाना खिलाते हैं अपने सगे संबंधियों को, तो उस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। लेकिन उस प्रोग्राम में उसने बंदे ने क्या किया, घी यूज़ किया, बटर यूज़ किया। जब ऊंची जाति के हिंदुओं को पता लगा कि यार ये अछूत जाति का बंदा है जो कि तीर्थ यात्रा करके आया है, उसके बाद में ये खाने का प्रोग्राम कर रहा है और उसमें घी का यूज़ कर रहा है, तो उनको गुस्सा आ गया कि यार एक अछूत घी का यूज़ कैसे कर सकता है। तो एक घी का यूज़ अछूत अगर कर रहा है तो मतलब जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी मतलब जो ईगो है वो हर्ट हो गई कि यार इनकी हिम्मत कैसे हुई घी का यूज़ करने का, कि खाने के अंदर वो घी का यूज़ कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि उस फंक्शन के अंदर जो हिंदूज हैं, अपर कास्ट हिंदूज हैं, वो लाठियाँ लेकर और कई और तरह के हथियार लेकर वहाँ पहुँचे और वहाँ आकर उन्होंने बहुत दंगेबाजी की और वहाँ पर उनको जो भी लोग खाना खा रहे थे उनको मार मार कर भगा दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि एंड वाई वाज दिस मर्डरस असॉल्ट कमिटेड ऑन डिफेंस, मतलब जो डिफेंसलेस अनटचेबल्स हैं उन पर इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो घी यूज कर रहा था खाने के अंदर, सिर्फ इसलिए यूज की उसके अगेंस्ट में मतलब इस तरह का अन्याय किया गया उसके साथ में, उन पर इस तरह का आत्मघात मतलब इतना जबरदस्त मर्डरस अटैक, इतना मतलब अटैक किया गया उन पर। तो मतलब सिर्फ घी का यूज करने पर, कि खाने में जो अनटचेबल्स अछूत जाति के लोग हैं वो उस समय घी का यूज भी कर लेते हैं अगर खाने के अंदर, तो उससे भी हिंदुओं का जो ईगो है हर्ट हो जाता है और वो मतलब उनको मारने पर उतार हो जाते हैं। तो अब आप मतलब सोचिए किस तरह का जातिवाद, कितना जबरदस्त तरीका जातिवाद उस वक्त रहा होगा। आज के समय में जातिवाद, लेकिन उस समय जो जातिवाद रहा होगा वो कितना जबरदस्त तरीका जातिवाद रहा होगा कि एक इंसान अपने खाने के अंदर घी यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत जाति का है, एक नीची जाति का है। दिस मीन्स दैट एन अनटचेबल मस्ट नॉट यूज घी इवन इफ ही कैन अफोर्ड टू बाय इट सिंस इट इज एन एक्ट ऑफ एरोगेंस टुवर्ड्स द हिंदूज। मतलब एक अछूत घी का यूज नहीं कर सकता, अगर वो उस चीज को अफोर्ड कर भी सकता है घी को तो भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो वो एक तरह से हिंदुओं के ईगो को हर्ट करता है। और ऐसा कब हुआ? 1 अप्रैल ऑफ 19। तो इस तरह से बाबा साहब ने ये सारे फैक्ट्स बताए कि भैया जो अनटचेबल्स हैं उनके साथ में किस तरह का भेदभाव हो रहा है, किस तरह का जबरदस्त तरीके का भेदभाव हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जो बाबा साहब हैं वो मिस्टर बनर्जी को वापस कोट करते हैं और कहते हैं कि अगर जो पॉलिटिकल माइंडेड हिंदूज हैं जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म बिना सोशल रिफॉर्म लाए कर सकते हैं। मतलब किस तरह का पॉलिटिकल रिफॉर्म वो चाहते हैं? एक मतलब ऐसी देश चाहते हैं जिसके अंदर उनके खुद के जो फेलो कंट्रीमैन हैं वो किसी पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते हैं, कुओं को वो यूज नहीं कर सकते, वो घी नहीं खा सकते खुद के मन का, ठीक है, वो पब्लिक स्ट्रीट्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। आर यू फिट फॉर पॉलिटिकल पावर इवन दो यू डू नॉट अलाउ देम टू वियर द अपर, मतलब जो अनटचेबल्स है वो खुद के जो जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे वो ज्वेलरी नहीं पहन सकते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बाबा साहब जो पॉलिटिकल माइंडेड हिंदूज हैं जो कि सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं उनसे इस तरह के सवाल बाबा साहब पूछते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी जो जातियां हो रही है उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल पावर ले भी लोगे तो उससे होगा क्या? आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो कांग्रेस, जो भी हर कांग्रेसी है वो एक मिल नाम का बंदा है, मिल नाम का कोई फिलोसोफर होगा या मिल नाम का कोई स्टेट्समैन होगा जिसकी कोटेशन है कि दैट वन कंट्री इज नॉट फुल फिट टू रूल अनदर कंट्री मस्ट एडमिट दैट वन क्लास इज नॉट फिट टू अनदर क्लास। मतलब जो कांग्रेसी है, जो पॉलिटिकल माइंडेड कांग्रेसी है जो कि कहते हैं कि भैया पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए लेकिन सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट में है, और वो हमेशा ही कहते हैं कि मिल नाम के बंदे को कोट करते हैं और कहते हैं कि वन कंट्री इज नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री। मतलब इनका दोगलापन, इनके मतलब इनका एक तरह से हिपोक्रेसी देखिए कि ये इस बात को तो मानते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को रूल करने के लिए फिट नहीं है ना, लेकिन इस चीज को नहीं मानते कि भैया दैट वन क्लास इज नॉट फिट टू रूल अनदर क्लास, मतलब अंग्रेज हैं उन पर राज ना करें, इस चीज को वो मानते हैं, लेकिन वो नीची जाति के लोगों पर जुल्म ना करें, उन पर वो राज ना करें, इस चीज को वो नहीं मानते। ठीक है, तो इतना जबरदस्त दोगलापन है इस चीज के अंदर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल देखिए बाबा साहब ने मतलब कॉन्ट्रास्ट लाया है इस चीज के अंदर कि जो हिंदू हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ वो अंग्रेजों से खुद की स्वतंत्रता पाने के लिए कर रहे हैं, उनका अछूतों से और दूसरी नीची जातियों से के
सुधार लाना या उनके लिए अच्छा जीवन करना, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण था कि बाबा साहब अंग्रेजों से लड़ने के बजाय हिंदुओं के अगेंस्ट बोलना और हिंदुओं के धर्म के अगेंस्ट बोलना और हिंदुओं की जो गलत चीज है, उनकी जो जाति व्यवस्था, उसके अगेंस्ट बोलना उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया। इसी कारण से बाबा साहब पर कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ तो ये लड़े ही नहीं। अरे यार, अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ेंगे हैं आप? अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन उसके बाद राज कौन करेगा? राज सो कॉल्ड अपर कास्ट राज करेंगे, और जो वापस जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, अनटचेबल्स हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो इन सो कॉल्ड अपर कास्ट की गुलाम बन के रह जाएंगी। तो ऐसी फायदा क्या ऐसी आजादी का, जिसमें जो 80% जो पॉपुलेशन है वो अपर कास्ट की गुलाम बन के रह जाए। इसी कारण से बाबा साहब ने मतलब अंग्रेजों का विरोध वैसे किया है, लेकिन प्रोएक्टिवली कोई अंग्रेजों का खास विरोध ना करके उन्होंने समाज सुधार की तरफ, ठीक है, खुद के लोगों की आजादी के लिए ज्यादा प्रयास किए थे। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म पार्टी है, क्या वो लॉस्ट कर गई बैटल को? क्या वो कांग्रेस जो पॉलिटिकल विंग थी उससे के अगेंस्ट में हार गई? इस चीज को समझने के लिए जो बाबा साहब है वो बोलते हैं कि हमें डिफरेंस करना पड़ेगा सोशल रिफॉर्म इन द सेंस ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द हिंदू फैमिली। ठीक है, एक तो है कि सामाजिक सुधार लाना, हिंदू फैमिली के अंदर सामाजिक सुधार लाना, और एक है सामाजिक सुधार लाना हिंदू सोसाइटी के अंदर सुधार लाना। मतलब हिंदू फैमिली के अंदर समाज सुधार लाना और हिंदू सोसाइटी के अंदर समाज सुधार लाना दो अलग अलग चीजें हैं। हिंदू फैमिली के अंदर समाज सुधार लाने का मतलब है कि भैया विडो रीमैरिज होना, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, इन चीज, इस तरह की जो चीज हैं, मतलब विधवा पुनर्विवाह होना, चाइल्ड मैरिज ना होना, इस तरह की जो चीजें हैं वो तो हिंदू फैमिली रिफॉर्म के अंतर्गत आती है। और हिंदू सोसाइटी रिफॉर्म के अंतर्गत आता है अबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी वो एक्चुअली हिंदू फैमिली वाला रिफॉर्म चाह रही थी। हिंदू फैमिली वाली रिफॉर्म मतलब विधवा पुनर्विवाह और जो कम एज चाइल्ड मैरिज, उसके अगेंस्ट में उस तरह की चीजों का वो सोशल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व कर रही थी। उस तरह का रिफॉर्म वो लाना चाह रही थी हिंदू फैमिली के अंदर, ताकि एक्चुअली जो ये सोशल कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था कि जो विडो रीमैरिज या चाइल्ड मैरिज, जो इस तरह के इश्यू जो कि हाई कास्ट हिंदूज को भी डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, उनको ये चीज सोशल कॉन्फ्रेंस हटाना चाहती थी। तो इस तरह से जो सोशल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को हटाना चाहती थी जो कि हाई कास्ट हिंदूज को प्रभावित करती थी, और उनका मतलब जाति प्रथा को हटाने के अंदर, अबोलिशन ऑफ कास्ट के को करने में, जाति प्रथा को हटाने में उनका कोई मतलब ऐसी दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि ऑब्वियसली जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, ठीक है, उनको जाति से तो कोई नो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। उनको प्रॉब्लम थी कि भाई यार पुनर्विवाह होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है, और सती प्रथा जैसी चीज ना हो, और जो चाइल्ड मैरिज है वो ना हो। तो इसलिए जो सोशल कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ इस तरह की चीजें ही चाहती थी और अबोलिशन ऑफ कास्ट नहीं चाहती थी। और सिर्फ इसी कारण से कि वो सिर्फ हिंदू फैमिली को रिफॉर्म करना चाहती थी, हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं करना चाहती थी, इसी कारण से जो वो सोशल रिफॉर्म पार्टी है वो हारी थी। इसका मतलब यह है कि अगर जो सोशल रिफॉर्म पार्टी है, अगर वो जाति प्रथा पर अटैक करती, कास्ट सिस्टम पर अटैक करती, तो वो हारती नहीं, उसको काफी लोअर कास्ट लोगों का सपोर्ट मिलता। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ हिंदू फैमिली को रिफॉर्म करना चाहती थी, सिर्फ चाइल्ड मैरिज और विधवा पुनर्विवाह इस तरह की चीजों में ही इंटरेस्टेड थी, इस कारण से वो हार गई। क्योंकि जो बिगर इशू था कास्ट सिस्टम, उसके अगेंस्ट में सोशल रिफॉर्म पार्टी ने कुछ नहीं बोला, इस कारण सोशल रिफॉर्म पार्टी हार। आगे बाबा साहब ये बताते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म है वो होना जरूरी है, बिना सोशल रिफॉर्म के जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो परमानेंट नहीं हो सकता। इसके लिए वो कोट करते हैं लसेल को। लसेल जो कि फर्डिनेंड लसेल, जो कि कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, उनके को-वर्कर थे, उसको वो कोट करते हैं। उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस ये द कॉन्स्टिट्यूशन सारे, मतलब कुल मिला के इस स्पीच जो ये कोटेशन दी है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो समाज में जो फोर्सेस हैं संविधान बनाते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, अगर उन समाज में जो फोर्सेस हैं उनको अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब जो भी सामाजिक
ढर्रा है समाज का, सामाजिक ढांचा है, उसको ध्यान रखते हुए ही हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसको ध्यान रखते हुए ही हमें संविधान बनाना पड़ेगा, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। बाद में बाबा साहब ये कहते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, मतलब ये कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से जो कम्युनल अवार्ड मिला है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, जैसे मुस्लिम्स को अलग से कम्युनल अवार्ड दिया गया था, उनको कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, एंग्लो इंडियंस को या क्रिश्चियंस को अलग से सीट रिजर्व कर दी गई थी, सिख्स को अलग से रिजर्व कर दी गई थी सीट्स वगैरह। तो वो यही कहना चाह रहे हैं बाबा साहब इससे कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट टेक नोट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ढांचे का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आगे बाबा साहब एक एग्जांपल देते हैं आयरलैंड का कि हिस्ट्री ऑफ आयरिश होम रूल, उसका एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स आयरिश आयरलैंड की बात चल रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्स्टर थे और सदर्न आयरलैंड थे, उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि नेगोशिएशंस चल रहे थे अल्स्टर और सदर्न आयरलैंड के बीच में, तो सदर्न आयरलैंड की चाहता था कि जो अल्स्टर हैं वो उनके अंडर में आ जाए, उनके साथ ही रहे। तो इसलिए जो मिस्टर रेडमोंड जो रिप्रेजेंटेटिव थे सदर्न आइलैंड के, उन्होंने मतलब अल्स्टर को अपने मतलब देश के अंदर ही लाने के लिए होम रूल कॉन्स्टिट्यूशन ताकि कॉमन हो दोनों जगहों का, उसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्स्टर है उनसे ये बोला कि आप किसी भी तरह के अगर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स चाहते हो तो वो आप हमसे ले सकते हो। लेकिन रिप्लाई में जो अल्स्टर मैन है उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने रिप्लाई दिया कि डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू ऑन एनी टर्म्स। मतलब जो सदर्न आयरलैंड थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अल्स्टर मैन को बोला, अल्स्टर मैन के रिप्रेजेंटेटिव उनको बोला कि आप किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल सेफगार्ड चाहते हो कैसा भी, जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सेफगार्ड्स कम्युनल अवार्ड के रूप में मुस्लिम्स को, सिख्स को दिया हुआ था और बाद में जो अनटचेबल्स थे उनको भी दे दिया गया था, लेकिन पूना पैक्ट के दौरान उन वो मतलब जो सेपरेट इलेक्ट्रोड से वो हटा लिए गए, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स को, सिख्स को दे दिया गया था। तो उसी पॉलिटिकल सेफगार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो अल्स्टर मैन है उन्होंने मना कर दिया कि आपके किसी भी तरह के सेफगार्ड्स हमें नहीं चाहिए, हम किसी भी मतलब कंडीशंस के अंतर्गत आपके द्वारा रूल नहीं किए जा सकते। तो फिर बाबा साहब बोलते हैं कि पीपल हु ब्लेम द माइनॉरिटीज इन इंडिया ought टू कंसिडर व्हाट हैव हैपेंड टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द मेजॉरिटी इफ द माइनॉरिटीज हैड टेकन द एटीट्यूड विच अल्स्टर टुक। तो जो लोग यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल अवार्ड की बुराई करते हैं, है ना, और माइनॉरिटीज पर को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अलग से पॉलिटिकल अवार्ड लिया है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड लिया है, तो वो ये नहीं सोचते कि अगर जो माइनॉरिटीज हैं वो अगर जो आयरलैंड के अंदर आयरलैंड होम रूल वाली जो चीज चल रही थी उसमें जो स्टैंड अल्स्टर ने लिया वो स्टैंड अगर ले लेते, है ना, साफ ही बोलते हैं कि भैया हमें तो आपके साथ रहना ही नहीं है, हमें आपके साथ रहना नहीं है और कोई कम्युनल अवार्ड नहीं चाहिए। और बेसिकली देखा जाए तो बाद में ये चीज़ हो भी गई, क्योंकि मुस्लिम्स पहले तो कम्युनल अवार्ड ले रहे थे, बाद में तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड की जगह पूरा देश ही ले लिया एक तरह से। तो इसी तरह से देखा जाए तो जो यहाँ पर इंडिया में जो लोग रिजर्वेशन को अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन अगेंस्ट में बोलते हैं, और जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, अगर वो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बोल दे कि हमें आपसे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, हमें तो आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर वो ऐसा बोल दे तो जो लोग हैं माइनॉरिटी, जो लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, वो क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं फिर अगर अलग से देश की डिमांड उठाने लग जाएं, जैसा कि आयरलैंड वाले लोगों ने, जो अल्स्टर वाले लोग हैं आयरलैंड के, उन्होंने किया, और यहाँ इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्होंने भी कर लिया। अगर वैसा ही स्टैंड यहाँ की जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं इंडिया की वो उठा ले तो फिर क्या होगा। अभी आप लोग मतलब रिजर्वेशन को अगेंस्ट में बोलना, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो फैसिलिटीज दे रखी हैं उनके अगेंस्ट में बोलना बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन अगर वही एटीट्यूड यहाँ इंडिया की बैकवर्ड कम्युनिटीज ले लें और कह दें कि हमें तो आप लोगों के साथ में रहना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द मेजॉरिटी इफ द माइनॉरिटीज हैड टेकन द एटीट्यूड व्हिच अल्स्टर इन आयरलैंड टुक, ठीक है। और अल्स्टर्स ने क्या मतलब उनकी लैंग्वेज देखिए, डैम योर सेफगार्ड्स, आप सेफगार्ड की जगह आप यहाँ पर पॉलिटिकल अवार्ड लिख दीजिए, पॉलिटिकल कम्युनल अवार्ड लिख दीजिए या रिजर्वेशन लिख दीजिए,
डैम योर रिजर्वेशंस, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू ऑन एनी टर्म्स। मतलब आप किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन दो, हमको किसी प्रकार का कोई आरक्षण दो, उसके बावजूद हम आपके द्वारा रूल नहीं किए जा सकते, हमको आप लोगों के साथ में रहना ही नहीं है। एक तरह से इस तरह का एटीट्यूड था आयरलैंड में जो अल्स्टर मैन लोग थे उनका। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं वो तो जस्ट कम्युनल अवार्ड ले रहे हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो हिंदूज थे उनको थोड़ा सा अच्छा मतलब एक स्टेटमैनशिप वाला रोल प्ले करना चाहिए था कि भाई कम्युनल अवार्ड देकर, रिजर्वेशन देकर अगर साथ में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है। और ये कम्युनल अवार्ड या किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन अगर किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी डिप्रेस या बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो ये अल्स्टर, जो आयरलैंड के जो अल्स्टर थे, उन्होंने इस तरह का एटीट्यूड क्यों लिया। उसका ये जवाब देते हैं कि एक्चुअली जो उनके बीच में सोशल प्रॉब्लम थी, अल्स्टर और सदर्न आयरलैंड के बीच में सोशल प्रॉब्लम थी कि द प्रॉब्लम बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। और मतलब कुछ कुछ हम एक मान सकते हैं जाति जैसी चीज हो गई कि कैथोलिक अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, ठीक है। दैट होम रूल इन आयरलैंड वुड बी रोम रूल, जो आयरलैंड के अंदर जो होम रूल होगा वो रोम रूल होगा, इसका मतलब वो कैथोलिक्स हो जाएंगे। और जबकि अल्स्टरमैन हैड फ्रेम्ड देयर आंसर। तो कुल मिला के बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण से हमें सोशल जो समाज है उसका ध्यान रखते हुए ही पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखते हुए ही पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि हो सकता है जो एग्जांपल मैंने दिया है इसको कुछ लोग कहें कि क्योंकि इसमें इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, उनका रूल था, वो इस तरह षड्यंत्र रच रहे थे, इस कारण से इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। तो बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को आप नहीं मानते हो तो मैं आपको आगे और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई विल गिव एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रोम। और जिन लोगों ने भी मतलब स्टडी की है हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम के इतिहास को पढ़ा है, और दैट द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन रोम बॉर्न, और जो रोम का जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो एग्जैक्टली जो कम्युनल अवार्ड है, जो इंडिया में कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है, वो उस कम्युनल अवार्ड या रिजर्वेशन बोल दीजिए, उस तरह की जो बात की जाती है उससे ही उसका ही जैसा था। व्हेन द किंगशिप इन रोम, जब किंगशिप रोम के अंदर मतलब जो राजतंत्र है वो खत्म किया गया और द इम्पेरियम वाज डिवाइडेड, तो जो एक तरह से जो वहाँ की संसद थी या पार्लियामेंट थी वो दो के अंदर डिवाइड हो गई। जो दो के अंदर डिवाइड हो गई तो काउंसिल्स के अंदर तो वाज वैसा सेकुलर, जो सेकुलर अथॉरिटी ऑफ द किंग, जो किंग की एक तरह सेकुलर अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकल वाली जो पावर है वो काउंसिल्स के अंदर थी। और वाइल द लेटर टू, और जो पॉन्टिफैक्स ये थे, इसके अंदर जो राजा की जो रिलीजियस अथॉरिटी थी वो थी। तो फिर जो ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर हुआ कि जो दो काउंसिल्स होंगे उनमें से एक तो पैट्रिशियन होगा और दूसरा प्लीबियन होगा। पैट्रिशियन का मतलब जो रोम है, रोम के जो रॉयल जो लोग थे, मतलब सो कॉल्ड अपर क्लास जो लोग थे उनको पैट्रिशियन बोलते हैं, और जो लोअर क्लास लोग थे जो कि मजदूर वर्ग मान लो, क्राफ्ट्समैन या छोटे बिजनेसमैन, इस तरह के जो लोग थे प्लीबियन है ना, वो प्लीबियन थे, ठीक है। तो जो ये अपर क्लास पैट्रिशियन थे और लोअर क्लास प्लीबियन थे, तो उनका एक एक काउंसिल उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माना जाएगा, एक तो पैट्रिशियन होगा एक प्लीबियन होगा। और इसी तरह से जो पॉन्टिफैक्स मैक्सिमम, जो जिसके अंदर जो रिलीजियस पावर थी, ठीक है, किंग की जो रिलीजियस पावर थी वो इसके अंदर थी, उसके अंदर भी जो आधे तो प्लीबियंस होंगे और आधे पैट्रिशियंस होंगे, ठीक। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोम, भाई जो रोम का जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, राजशाही राजतंत्र खत्म होने के बाद में जो गणतंत्र बना, तो गणतंत्र का जो संविधान था उसके अंदर ऐसा क्यों किया गया कि इस तरह का एक कम्युनल अवार्ड क्यों दिया गया, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई। ये इस तरह की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि जो सोशल डिवीजन था पैट्रिशियन और प्लीबियंस के बीच में, जो सोशल डिवीजन था उसका ध्यान रखना जरूरी था। और अब लोग कह देंगे कि नहीं यार प्लीबियंस को रिजर्वेशन दे दिया, भाई प्लीबियंस को रिजर्वेशन क्या दे दिया, उनको वो सोसाइटी का एक भाग है। जो पैट्रिशियंस है वो तो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, वो तो जस्ट रॉयल जो लोग हैं ऊपर के अपर क्लास है वो तो थोड़े से लोग हैं, ठीक है, और जो मेजोरिटी लोग हैं वो तो प्लीबियंस है। अब जब राजतंत्र चले गया है, गणतंत्र आ गया है, तो ऑब्वियसली जो संविधान बनेगा उसमें इनको भी तो, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ये भी तो उस संविधान के अंदर उस मतलब एक तरह जो भी लोकसभा है या पार्लियामेंट है उसके ये भी तो पार्ट बनेंगे।
तो एक तरह से जो पैट्रिशियन और प्लेबिशियंस एक तरह से दो डिफरेंट कास्ट हो गई वहां की, ऐसा माना जा सकता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिकन रोम के अंतर्गत बिल्कुल उनकी मतलब आधा आधा उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, आधे पैट्रिशियंस की तरफ से आधे प्लीबियन की तरफ से उस पार्लियामेंट के अंदर, रिपब्लिकन पार्लियामेंट के अंदर रहे। तो कुल मिला के इससे बाबा साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल आप रिफॉर्मर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, अल्टीमेटली उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिना सामाजिक स्थिति को ध्यान रखे वो संविधान बना ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा संविधान बना भी देंगे तो वो ऐसा संविधान पूरे जनता को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो बाबा साहब हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आने के लिए मतलब कोई भी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन तब होगा जब सोशल रिवोल्यूशन होगा। इस चीज़ को वो साबित करना चाह रहे हैं। और अगर आपने पॉलिटिकल रिवोल्यूशन कर भी लिया तो आपको बाद में जाके उन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि आप सोशल रिफॉर्म करने से बच जाओगे। आपको बाद में जाकर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो भी करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी प्रकार का मतलब पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाने के लिए रिलीजियस रिफॉर्मेशन या सोशल रिफॉर्मेशन जरूरी होता है। और रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो कि लूथर द्वारा शुरू किया गया था इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, वो पॉलिटिकल वो मतलब शुरुआत थी पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन ऑफ यूरोपियन पीपल, मतलब पॉलिटिकल यूरोप के अंदर पॉलिटिकल क्रांति लाने के लिए जो रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किया था लूथर ने, वो एक तरह शुरुआत थी पॉलिटिकल क्रांति की। इंग्लैंड के अंदर जो प्यूरिटिज्म का स्थापित हुआ, इंग्लैंड प्यूरिटिज्म लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। जब इंग्लैंड के अंदर प्यूरिटिज्म एक तरह से क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का ही एक हिस्सा है, जो ये प्यूरिटिज्म इस बात में बिलीव करता था कि जो चर्च की जो अथॉरिटी है, जो पॉप की अथॉरिटी है, उसको बिल्कुल नहीं मानता था। मतलब जो पहले क्या होता, जो कैथोलिक जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कैथोलिक जो सेक्ट है, उसमें जो पॉप और चर्च की काफ़ी अथॉरिटी होती है, काफ़ी मान्यता होती है। लेकिन प्यूरिटिज्म वालों ने क्या बोला कि हम चर्च और जो पॉप है उसकी अथॉरिटी नहीं मानते, हमारा डायरेक्टली जो गॉड है उससे रिलेशनशिप है और गॉड ही हमको मुक्ति दिलाएगा। ऐसा मतलब प्यूरिटिज्म वालों को मानना था। मतलब कुल मिला के उन्होंने एक तरह से पॉप और चर्च की जो अथॉरिटी है ना, उसको लगभग खत्म कर दिया था। क्योंकि होता यह था कि जो चर्च है और जो पॉप है वो मतलब पॉलिटिकल मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इस कारण से अब जब प्यूरिटिज्म वालों ने चर्च से और पॉप से कोई सारा नाता तोड़ दिया तो एक तरह से उन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिश कर ली पॉलिटिकल लिबर्टी, एक राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित कर ली। प्यूरिटिज्म फाउंडेड द न्यू वर्ल्ड, और यही जो प्यूरिटिज्म था, उन्होंने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के अंदर भी प्यूरिटिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और प्यूरिटिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट था। मतलब कुल मिला के बाबा साहब इन सब चीज़ों से ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म होता है या जो राजनीतिक क्रांति आती है, वो राजनीतिक क्रांति कब आएगी? जब कोई सामाजिक क्रांति आए या कोई धार्मिक क्रांति पहले आती है, तभी राजनीतिक क्रांति आती है। आगे उन्होंने और एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया मुस्लिम एम्पायर का, तो मुस्लिम जब बिफोर द अरब्स बिकेम, मतलब जो अरब्स थे वो पॉलिटिकल पावर कब बने? वो पॉलिटिकल पावर तब बने जब जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने मतलब ये जो धर्म इस्लाम धर्म है वो दिया और उसकी शिक्षाएं दी, और एक तरह से एक रिलीजियस इस्लाम का एक रिलीजियस रिवोल्यूशन आया। ठीक है, उसके बाद ही जो अरब्स हैं वो मतलब इस्लाम की एक तरह से क्रांति आई इस्लाम धर्म की। उसके बाद ही अरब्स मतलब उस धर्म से पूरा एक तरह से शुद्ध होकर उस धर्म को पूरा मानते हुए उसके बाद ही वो एक पॉलिटिकल पावर बन पाए। और आगे हम और एग्जांपल दें इंडियन हिस्ट्री का, तो द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ऑफ चंद्रगुप्ता लेड बाय चंद्रगुप्ता वाज प्रेसिडेड बाय द रिलीजियस। हम यहाँ इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो जो बुद्धा ने जो रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, सामाजिक और धार्मिक क्रांति स्टार्ट की, उसी के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य वो राजनीतिक क्रांति ला पाए। मतलब बुद्धा ने पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति लेके आए, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक क्रांति लेके आ पाया। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लेड बाय शिवाजी वाज प्रेसिडेड बाय रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट बाय द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो जो राजनीतिक क्रांति लेके आ सके और मराठा साम्राज्य को स्थापित कर सके,
वो तब हो पाया जब जो महाराष्ट्र के जो संत लोग थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया, पहले रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म किया, उसी के बाद में शिवाजी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ला सके। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है सिखों का दिया है कि जो गुरु नानक है उन्होंने पहले रिलीजियस और सोशल रिवोल्यूशन, गुरु नानक देव थे वो रिलीजियस और सोशल रिवोल्यूशन, धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति लेके आए, उसके बाद ही सिख एक पॉलिटिकल क्रांति लेके आ पाए, उसके बाद ही सिख एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ला पाए। तो इस तरह से बाबा साहब ने ये सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि इस चीज से हम इन एग्जाम्पल से ये समझ सकें कि जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाने के लिए, जो राजनीतिक क्रांति लाने के लिए पहले धार्मिक क्रांति लानी जरूरी है, सामाजिक क्रांति लानी जरूरी है। क्योंकि धार्मिक क्रांति और सामाजिक क्रांति लाने से क्या है, जो इंसान का जो दिमाग है और जो उसकी एक तरह से सोल है, माइंड और सोल का मतलब यहाँ पर हम वो जो सोल है आत्मा वाली सोल उससे नहीं कह रहे, मतलब एक तरह से जो इंसान का हृदय, दिल और दिमाग है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, पूरी तरह से एक उसमें एक एनर्जी आ जाती है, एक जज्बा आ जाता है कुछ कर गुजरने का, है ना, सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के बाद। तो तभी फिर वो पॉलिटिकल क्रांति हो पाती है, तभी वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो पाता है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट हम कह रहे हैं तो बाबा साहब इन एग्जाम्पल से ये साबित करना चाहते हैं कि सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति वो जरूरी है किसी भी प्रकार की राजनीतिक क्रांति लाने के लिए। अगर सामाजिक क्रांति पहले आती है और धार्मिक क्रांति पहले आती है, उसके बाद अगर राजनीतिक क्रांति होती है तो वो राजनीतिक क्रांति सस्टेन करेगी, वो राजनीतिक क्रांति सफल हो पाएगी। लेकिन अगर सामाजिक और या धार्मिक क्रांति आने से पहले ही कोई राजनीतिक क्रांति आती है तो वो राजनीतिक क्रांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। ऐसा बाबा साहब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कहना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये जो चैप्टर नंबर 2 है बाबा साहब की बुक रिडल्स, ये एनालिसिस ऑफ कास्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हमने खत्म कर लिया है। आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अगर मैं समराइज करूं तो यही कहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने जो इम्पोर्टेंस दी है वो ये दी है कि सोशल रिफॉर्म जरूरी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले रिलीजियस, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म होने जरूरी है पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले। क्योंकि अगर आप सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म नहीं करेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले तो फिर जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो स्थायी नहीं हो पाएगा। ऐसा बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर समझाया है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जो बाबा साहब के विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग बाबा साहब के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।